नमस्कार प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत अपने YouTube परिवार अंबिका क्लासेस इस प्लेटफॉर्म पर। मैं विवेक गर्ग आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैं लेकर के आया हूं रीट 2017 का पेपर। आपने 2021 का पेपर देखा होगा। मैंने उसमें मैथ के जो भी क्वेश्चन किए हैं, चाहे वो शिक्षण विधि से संबंधित हो, चाहे वो क्वेश्चन से संबंधित हो, है ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को मैंने सॉल्व कराए और आप लोगों को बहुत अच्छा लगा और आप लोगों ने अच्छी तरीके से सपोर्ट करा, तो मुझे भी अच्छा लगा। ठीक है साथियों, अब कर रहा हूँ मैं 2017 का, है ना। तो एक बार सभी साथी जुट जाइएगा बहुत बढ़िया तरह से तरीके से, और हम 2017 का पेपर करने वाले हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला, मैथ का पहला क्वेश्चन कह सकते हैं और टोटल पेपर का 91 नंबर का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन नंबर पहला, वो देखेंगे ध्यान से। क्या कह रहा है? 12 पेनों का क्रय मूल्य 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करो। ये कह रहा है कि 12 पेन का जो क्रय मूल्य है, 12 का जो सीपी है वो क्या है? 16 का विक्रय मूल्य। 16 पेनों का विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 पेनों का क्रय मूल्य 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ से आप देखोगे 4 से कट जाएगा, 4×3 = 12 और 4×4 = 16, है ना। आप अनुपात समानुपात का एक कंसेप्ट होता है। जैसे कभी आपको दिया जाए 2x = 3y, तो अगर आपको x अनुपात y निकालना हो तो कैसे करोगे? रिवर्स वैल्यू ले लेते हैं। x के साथ क्या आएगा? 3 और y के साथ 2। ऐसे ही यहाँ से आप CP से क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य का रेशियो निकाल सकते हो। कैसे आएगा? क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा और विक्रय मूल्य 3 हो जाएगा। क्रय मूल्य 4 हो जाएगा, विक्रय मूल्य 3 हो जाएगा। 4 की खरीदी के 3 की बेचोगे, आपको लॉस होगा। प्रॉफिट वाले आंसर होंगे नहीं, प्रॉफिट वाला ये भी नहीं होगा। आपने 4 रुपए की वस्तु को खरीदा, 3 की बेचा, आपको लॉस होगा। लॉस कितने का होगा? 4 की खरीद करके 3 की बेचने पर 1 का। लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट हमेशा CP पर निकलता है। 1/4 आ जाएगा, 1/4। और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर दोगे। 4 से काटोगे 100 को 25 बार, तो यहाँ से क्या आएगा? 25% का लॉस आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। एक बार फिर से देखेंगे 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 का CP बराबर है 16 का SP। यहाँ से आपने 4 से काटा 3 बार, 4 से काटा 4 बार, 4×3 = 12, 4×4 = 16, तो 3 CP बराबर हो जाएगा 4 SP। यहाँ से आप CP से SP का रेशियो निकाल सकते हो। रिवर्स में लिया जाता है, दो चीज़ें बराबर हो और रेशियो निकालना हो, तो जो CP के साथ है वो SP का रेशियो हो जाएगा, जो SP के साथ है वो CP का रेशियो हो जाएगा। CP क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, SP सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से क्रय मूल्य कितना हो गया मेरे भाई? 4 हो गया, विक्रय मूल्य 3 हो गया। उल्टा हो जाएगा ना, 4×3। 4 की खरीद करके 3 की बेचोगे, आपको लॉस होने वाला है। लॉस परसेंट होगा, कितने का लॉस होगा? 1 रुपये का। कितने का लॉस होगा? 1 रुपये का लॉस हो जाएगा आप लोगों को। 4 की खरीद करके 3 की बेचोगे तो 1 रुपये का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लॉस परसेंट कितना आएगा बताइएगा? यहाँ से जो है लॉस परसेंट कितना आएगा? लॉस परसेंट 4 की खरीदी करके 3 की बेचोगे तो 1 का लॉस आएगा। कितने का? 1 का। कितने पर? 4 पर। और 1/4 कितना आ गया? 25%। तो यहाँ से आप लॉस का परसेंट जब निकालोगे 25% आएगा, आंसर बी आएगा। ठीक है साथियों, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 या मैथ का कह दूँ 2 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। श्रीमान एक्स के पास एक निश्चित राशि है। एक बार पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ही रीट का 2017 का मेन क्वेश्चन देखा जाए तो यही था, सबसे थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। श्रीमान एक्स के पास एक निश्चित राशि है, उसे कुछ राशि 10% की दर से और शेष राशि 12% की दर से, मतलब कुछ राशि है उसको 2 पार्ट में इसने डिवाइड किया है, जिसमें से एक को 10% की दर पर और दूसरे को 12% की दर पर बैंक में जमा कराया है। ठीक है, प्रथम राशि का चौथा हिस्सा शेष राशि के 5वें हिस्से के बराबर है। मतलब पहली राशि का जो चौथा हिस्सा है ना, वो शेष राशि के 5वें हिस्से के बराबर है। तो 2 वर्षों के बाद में उसको कुल ब्याज 2500 रुपये मिला है, तो जमा की गई राशि ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए, ये कह रहा है, देखिए इसने क्या कहा है कि पहली राशि का चौथा हिस्सा, पहली राशि का तो चौथा हिस्सा, पहली राशि का चौथा हिस्सा और दूसरी राशि के 5वें हिस्से के बराबर है।
कभी ऐसा टाइप का होना A/2 बरा, अगर आपको अनुपात समानुपात की नॉलेज नहीं आएगी तो दिक्कत आएगी ना। भले ही ये टॉपिक नहीं है डायरेक्टली, लेकिन इसको आना जरूरी है, बेसिक टर्म्स तो इसके आने चाहिए। जो जिसके बट्टे में ना वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि बी के बट्टे में 3 है। ठीक है, ये अनुपात समानुपात का थोड़ा सा कंसेप्ट है, आप उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना। अगर जो बट्टे में वैल्यू होती है ना वो इसके बराबर हो जाती है, जो बट्टे की वैल्यू होती है ना वो उसके बराबर हो जाती है। जैसे आप देखो, कभी आपको दे दिया कि A/2 बराबर है B/3 और बराबर है C/5, तब आपको A/B/C पूछा है, तो जो जिसके बट्टे में है ना वही वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू 2 आ जाएगी, बी के बट्टे में 3 है, 3 आ जाएगा, कितनी भी राशि हो 2 3 4, और सी के बट्टे में 5 है तो सी का रेशियो 5 आएगा, 2 3 5 आएगा। तो इस तरीके से रेशियो निकालना है, तो ये दो देखेंगे आप लोग, है ना, इस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर A/2 बराबर ये था ना, इस तरीके से। तो आपको मैं बेसिक बताता चलाऊँगा, कल के लिए आपको 3 भी दी जा सकती हैं, तो आप बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ों को समझें, जानें, परखें और बेहतरीन तरीके से सीखें, है ना। ये अपना पूरा प्रयास रहेगा। चलिए, अब इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो ये कह रहा है कि ये कैसा है, बराबर है, क्योंकि इसने कहा है कि पहली राशि का चौथा हिस्सा दूसरी राशि के 5वें हिस्से के बराबर। तो यहाँ से आप लोग ये समझ सकते हो कि पहली राशि और दूसरी राशि इनका रेशियो कितना आएगा, 4:5। कितना आएगा, 4:5 रहेगा। ठीक है, 4:5। तो आप यहाँ से दोनों राशियों को मान लो, पहली राशि का अनुपात कितना हो गया 400 मान लो, क्यों मानेंगे वो भी मैं बताऊंगा। दूसरी राशि 500 मान लो, क्यों मानेंगे वो भी मैं बताऊंगा। क्योंकि साथियों अगर मैं यहाँ पर 4 मान लेता या 40, तो यहाँ पर चलो 10% निकल आता, लेकिन हमें 12% निकालने में दिक्कत आएगी। तो जब भी परसेंट निकालना हो उसको आसान वैल्यू में चेंज करना हो, 2 जीरो लगा देना, है ना। अब इसका 10% ब्याज निकालोगे, 400 का कितने परसेंट निकालोगे, 10%। तो यहाँ से ब्याज के रूप में कितने रुपए मिलेंगे, 40। बोलो हाँ या ना। और दूसरी राशि में जो ब्याज मिलेगा वो 12% मिलेगा, 12% मिलेगा। 500% से 2 जीरो हट जाती हैं, ये ध्यान रखें, परसेंट से 2 जीरो हट जाती हैं। इसका मतलब कितना हो गया, 60 हो गया, 12×5 60। कभी भी जैसे आपको 800 का 1% निकालना है तो परसेंट से जीरो हट जाएंगे। तो एक साल का टोटल ब्याज कितना आ जाएगा भाई, 40 रुपये, ये 40 रुपये का ब्याज ये, और 60 रुपये का भी। 400 का 10% 40, 500 का 12% 60। तो टोटल एक साल का ब्याज कितना हो गया, 100 यूनिट हो गया। 40 और 100 कितना हो गया, 100। 40 और 60 कितना हो गया, 100 हो गया। 40 यहाँ से निकला, 60 यहाँ से 100। लेकिन यहाँ से कहा है 2 वर्ष का ब्याज कितना है, 1250। तो 1 वर्ष का निकाल सकते हो ना आप ब्याज। अगर आपको 2 वर्ष का ब्याज दिया है 2500 रुपये, तो 1 वर्ष का कैसे निकालोगे, 1250। तो इसका मतलब 100 का मतलब क्या हो गया, 1250 हो गया, है ना। एक का मतलब क्या आएगा, फिर एक का मतलब आएगा 12.5। आपसे क्या पूछा गया है, कुल राशि। कुल राशि कितनी होगी भाई, 400 और 500 900 होगी ना। तो कुल राशि होगी 900, क्योंकि पहली राशि 400 है, दूसरी राशि 500 है। टोटल 400 500 900, 12.5। पॉइंट से जीरो कटेगा, एक जीरो जीरो। इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा बताइएगा। जब 900 का गुणा 12.5 से करोगे तो पॉइंट से जीरो हट गया, 0 9 5 45, 12 नंबर 108 और 4 112, 11 या 250 आंसर आएगा, है ना। 9 5 45, 12 नंबर 108 और 4 112, तो 11 या 250 आएगा। ये इस क्वेश्चन का शानदार क्वेश्चन था साथियों, और इसको करने का कोई ज़्यादा शॉर्ट तरीका है नहीं। और बिल्कुल आप कमेंट करके बताएं अगर आपको इससे बेस्ट तरीका आता हो तो, है ना। बाकी मुझे ये शॉर्ट लगा, अच्छा लगा। ठीक है, चलिए, थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। अच्छा, ये वाला मिक्सचर का क्वेश्चन आ गया कि पानी और शर्करा के 3 लीटर के मिश्रण में 40% शर्करा है। भाई शर्करा की मैं बात करूँ, टोटल शर्करा कितने हो गई, शर्करा 3 का 40%, 3 का 40%, इतनी क्या होगी, शर्करा हो गई 3 का 40%। अब कह रहा है 1 लीटर पानी मिला दिया जाए, तो भाई मिश्रण में शर्करा का प्रतिशत।
अगर 3 लीटर पहले था, 1 लीटर और इसमें पानी मिला दोगे तो 4 हो जाएगा ना। शर्करा तो उतनी रहेगी, शर्करा थोड़ी ना मिलाई, आप लोगों ने केवल 1 लीटर पानी मिलाया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, बिलियन बढ़ जाएगा, बस 3 से 4 हो जाएगा, लेकिन शर्करा तो उतनी रहेगी ना जितनी पहले थी, है ना। तो शर्करा पहले कितनी थी, 3 का 40%, तो अब भी 3 का 40% रहेगी, लेकिन यहाँ पर बिलियन की मात्रा चेंज हो जाएगी। टोटल बिलियन अब 3 से 4 हो जाएगा, 4 से काटोगे 10 बार, तो आंसर कितना आएगा इसका, 30% इसका करेक्ट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन बी है। बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है साथियों, शानदार क्वेश्चन था ये भी। चलिए, अच्छा ये थोड़ा सा मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा है कि ये जो है ना ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है ना। एक ए बी सी डी क्या है, समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, समांतर। एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। साथियों समांतर चतुर्भुज की कुछ विशेषता होती हैं कि आसन्न कोणों का ये 180 होता है, बाकी सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर। कोई भी कंसेप्ट लगाओ, आसन्न कोण का कंसेप्ट लगाओ या सम्मुख कोण का कंसेप्ट लगाओ, दोनों से आएगा। मैंने कहा, सोचा एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए ना, तो मैंने क्या कहा कि सम्मुख कोण कैसे होंगे, बराबर। अगर समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज कैसा है, समांतर, तो सम्मुख कोण कैसे होंगे, बराबर। मतलब 2x + 5y, ये किसके बराबर होगा, 150 के। सम्मुख कोण कैसे होंगे, बराबर 4x + y बराबर होगा 75 के। तो आप इसको ऑप्शन से कर सकते हो, बाकी सेटिस्फाई जो कर जाएगा ना वही आंसर आएगा, है ना। ये ध्यान रखना। क्या मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि 2x + 5y बराबर क्या आएगा, 150 आएगा, और 4x + y बराबर कितना आएगा, 75। आप इसको ऑप्शन से कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो बेसिक से, लेकिन ऑप्शन से करोगे तो इसमें आपको टाइम बच जाएगा, है ना। मुझे फिर से लिखना पड़ेगा यार, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन। 2x + 5y बराबर 150। एक और स्लाइड यूज करनी पड़ेगी मुझे, 4x + y बराबर 75। अगर वैसे ही करते तो एक ही लाइन में हो जाता, खैर चलिए। तो यहाँ पर आप x का मान 25, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन x का मान 25 रखोगे। अगर x का मान आप 25 रखोगे, y का मान 12.5 रखोगे, 12.5 का गुणा जब 5 से करोगे तो पॉइंट में आएगा। इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, y पॉइंट में तो नहीं हो सकता, x जरूर पॉइंट में हो सकता है। करके देखते हैं क्या सेटिस्फाई कर रहा है क्या। 2x का मान क्या हो गया, 12.5 + 5, y का मान क्या हो गया, 25। 12.5 दूनी 25 + 125, 150 बैठ रहा है, बिल्कुल बैठ रहा है। पहली तो इस ऑप्शन नंबर बी ने पहली ऑप्शन तो सेटिस्फाई कर दिया। दूसरे को देखते हैं, 4x, 4x का मान कितना हो गया, 12.5 + y का मान 25, क्या ये 75 बैठ रहा है। 12.5 का गुणा 4 से करोगे 50 + 25, 75 बैठ रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर गया भाई, बिल्कुल सेटिस्फाई कर गया। तो ऑप्शन नंबर फिर तो बी बन गया। बी ऑप्शन से दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। सबसे पहले मैंने देखा कि अगर ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब सम्मुख कोण कैसे होंगे, बराबर 2x + y बराबर 150 आएगा, 4x + y बराबर 75। अब x की वैल्यू रखोगे आप, ऑप्शन से रखना चाहोगे तो 2x का मान कितना हो गया, 12.5, x का मान कितना हो गया, 12.5 हो गया। तो 2 12.5 + 5 × 25, क्या ये 150 बैठ रहा है। देखिए 12.5 दूनी 25 और 25 × 5 125, 125 और 25 150 बैठ गया भाई। अब दोनों को ही चेक करना पड़ेगा, एक से काम नहीं चलेगा। तो दूसरे को भी चेक करो यहाँ से। 4x का मान क्या हो गया, 12.5, y का मान 25, 12.5 चौके 50 और 25 75 मैच कर गया ना। बी 20 का करेक्ट आंसर आ गया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अच्छा क्वेश्चन था साथियों, रीट 2017 का, आप लोगों ने सुना भी होगा, उसी से हम सिलेक्ट हैं। चलिए, ये रुपए हो गए और ये क्या होगी, वस्तु। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो रुपए एक तरफ रखेंगे। पहले क्या है, 10 रुपये, 11 वस्तु खरीदने वाली है, और फिर 11 रुपये हैं 10 वस्तु। करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, रुपए इधर की साइड रखोगे, वस्तु एक इधर की साइड रखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 10 का गुणा 10 से करोगे तो 100, 10 × 100, 10 कितना हो गया, 100, और 11 का गुणा 11 से करोगे 121, क्रॉस मल्टीप्लाई 10 × 10 100, 11 11 121। अगर 100 की चीज़ को 121 में बेचा जाएगा, अगर 100 की चीज़ को
क्रय मूल्य, ये वाला जो आएगा ना वो क्रय मूल्य आएगा। जो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये क्रय मूल्य आएगा, इस तरीके से विक्रय मूल्य आएगा। क्रय मूल्य 100 हो गया और विक्रय मूल्य 121 हो गया। फायदा कितने का हो गया? 100 की चीज को 121 में बेचोगे भाई, 21% क्या हो जाएगा फायदा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला मेरे प्यारे भाइयों, अगला देखिए शानदार क्वेश्चन है ये साथियों। अगर यहाँ पर आपको x बराबर निकालना है, इसमें थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो। 126 दूनी कितने हो गए? 252। 126 दूनी कितने हो गए? 252। करिए इसको सॉल्व। 126 दूनी 252 और 25 377। तो x बराबर क्या आएगा? 377। तो ये हो गया 377/126, तो ये हो गया। अब ये सब कुछ माइनस में चलेगा, -5/6, -5/7 और -4/9 है ना, ये सब माइनस में चलेगा। ठीक है, 377 भाई 126 दूनी 252, इनका गुणा करते हैं, प्लस ये 377/126 ये आ गया, 377/126 ये आ गया, -5/6 ये प्लस का माइनस में हो जाएगा, -5/7 4/9। यहाँ से एलसीएम 126 आना है क्या? तो 377 और यही भाई 126 को 126 से डिवाइड करो, 1 गुणा 377 1, 6 का भाग दोगे 126 21, 21 पंजे 105, 21 पंजे 105 आएगा। फिर से माइनस है, 7 का भाग दोगे 7 18, 18 पंजे 90, माइनस 14 चौक 56। तो इसको करने पर क्या आएगा? इसको करने पर क्या आएगा? आप इकाई अंक देख सकते हो, 7 में से 5 गया 2 6 है ना। तो आप ये देखोगे कितना आएगा, बताइएगा जल्दी से। 377 माइनस ये कितना आएगा? 251। इसको करने पर 251 आ रहा है बट्टे 126 भाई 6 5 11 10 9 19 24 25 1। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, जब आप लोग इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 377 में से जब 251 घटाओगे ना 126 आएगा। और 126/126 ये बट्टे में 126 ही लिखा है ना, और 126/126 करोगे 1 कहीं पर है क्या? अगर आप इसको देखोगे तो ऑप्शन नंबर पहला आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है साथियों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। ये बेहतरीन क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन भाइयों है ना। आपने एक प्रमेय पढ़ी हो, ये कोई वृत्त हो गया, इस पर कोई जीवा ले लो, जीवा। ये जीवा केंद्र वृत्त की परिधि पर जितने भी कोण बनाएगी ना, जितने भी कोण बनाएगी वो सब कैसे हो जाते हैं? बराबर। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा है ना। परिधि द्वारा, जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर एक ही तरफ बने कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ, जीवा हो गई ये CD, एक कोण तो ये बना रही है बिंदु B पर 40 डिग्री, और एक कोण बनना है CAD। तो अगर ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा, एक ही जीवा द्वारा है ना, 40 40। अच्छा अब देखिए ये कहीं त्रिभुज तो नहीं बनना, ABC क्या है? अब मैं इसको अलग से लिख लेता हूँ एक बार है ना। ये 85, ये वाला कोण कितना है? 40। और आपको यही तो पूछा है, A, ये D हो गया, ये D हो गया, ये होगा ये C। अगर मैं इसको x मान लूँ तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, 85 + 40 + x बराबर 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, 180 में से 85 और 40 125 माइनस कर दोगे, कितना बच जाएगा? 55। x का मान कितना आएगा? 55 डिग्री। इसका करेक्ट आंसर आएगा क्या आएगा? 55। 55 आ जाएगा ऑप्शन नंबर C। एक बार फिर से सुनाएंगे, अगर ये CD जीवा है तो जो कोण B पर बना रही है वही एक साथ बनाएगी, ये भी 40 का हो जाएगा बराबर सेम जीवा द्वारा। ये 85 का ही, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, 85 और 40 125 और ये 55 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर आएगा।
क्वेश्चन ये थोड़ा सा आपकी गणित की टीचिंग मेथड का है। चलिए, शिक्षण विधि। निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता? गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता। गणित की अपनी भाषा होती है, बिल्कुल होती है। जो भी सिंबल्स होते हैं ना, वो अपनी भाषा है। जैसे आप इससे कुल समझ लोगे ये त्रिभुज बनना है, ये सर्वांग समता है, तो इसको बनाने के लिए कोई लिखने की जरूरत नहीं है, चिन्हों से क्लियर हो जाता है। जिसके माध्यम से सूत्र प्रत्यय सिद्धांत का प्रतिपादन होता है, बिल्कुल सूत्र भी बनते हैं। गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या, बिल्कुल अमूर्त। एक तो होता है मूर्त, एक होता है अमूर्त। प्रत्यय मतलब कंसेप्ट, तो जो हमें दिखाई नहीं दे, जिनको हम टच नहीं कर सकते, वो अमूर्त होते हैं ना। जैसे आप किन्हीं चीज़ों को अमूर्त गिन नहीं, जैसे 5 और प्लस 4 करना है तो आप उसको छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, अमूर्त चीज़ हैं। तो व्याख्या का अवसर मिलता है, बिल्कुल जो नहीं होती वो भी आप दर्शा सकते हो। गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र संकुचित होता है। भाई संकुचित क्षेत्र नहीं होता। संकुचित का मतलब संकुचित नहीं होता, क्या सा होता है? व्यापक। व्यापक होता है भाई। गणित तो हर जगह है, आप डेली यूज में सुबह से लेकर के शाम तक जब तक रहोगे, चाय मतलब आप मैथ यूज करोगे। जैसे सुबह जगते ही मंजन करना है, कितना मंजन लिया जाए। फिर आपको चाय पीनी है, कितनी चाय पी जाए। पानी, कितने पानी से नहा सकते हो। जा रहे हो कभी बाइक से, तो हम कितनी स्पीड से निकलें जिससे हम इसको ओवर क्रॉस कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। इसका मतलब ये संकुचित नहीं है। गणित का सामान्यीकरण व्यापक होता है भाई, बिना गणित के तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो कौन सा आएगा? ये आएगा। संकुचित नहीं होना चाहिए, यहाँ पर व्यापक शब्द होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी। गणित की उन्नति एवं वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। देखिए, देश की संपन्नता ये नेपोलियन ने कहा था। किसने कहा था? नेपोलियन ने इस परिभाषा को दिया था, है ना। किसने? नेपोलियन ने दिया था। अच्छा, ये गणित का सामाजिक मूल्य है। बिल्कुल साथियों, गणित का उन्नति होगी ना, उन्नति वृद्धि देश की संपन्नता। देश अगर विकास करेगा तो समाज भी करेगा, तो ये कैसा है? सामाजिक मूल्य। नैतिक मूल्य बच्चे में होते हैं, नैतिक। कलात्मक थोड़ी ना, अनुशासनात्मक नहीं है। केवल क्या आएगा इसमें? गणित का सामाजिक मूल्य है। ठीक है, समाज का विकास होगा तो देश का विकास होगा, या देश का विकास होगा तो समाज का विकास होगा। चलिए, एक ऐसी योजना जो यह जानने का प्रयास करती है कि विद्यार्थी कितना समझे, और इस आधार पर यह तय किया जाए कि प्रत्येक की व्यक्तिगत तथा वर्ग की आवश्यकता के अनुसार भविष्य का शिक्षण तय हो, हाँ, कहलाता है। साथियों, इससे संबंधित क्वेश्चन मैंने 2021 का पेपर कराया, उसमें भी था, और अभी मैं 2017 का करा रहा हूँ, तब भी है। योगात्मक आकलन होता है, समेटिव असेसमेंट, जो बाद में लिया जाता है, साल भर बाद या 6 महीने बाद लिया जाता है, उसको योगात्मक कहते हैं। सूचना से संबंधित किया जाता है, सूचनात्मक होता है। परीक्षण टेस्ट होता है। निदानात्मक आकलन, हम किसी बच्चे का निदानात्मक आकलन करते हैं। हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या इसमें दिक्कत आई थी, है ना, तभी तो उपचारात्मक शिक्षण होता है। तो निदानात्मक आकलन है, हम किसी बच्चे के बारे में यह जानने की प्रयत्न करते हैं कि हमने जो बताया उसको विद्यार्थी ने कितना सीखा, है ना। तो ये निदानात्मक आकलन कहलाता है। ठीक है, अगला 101 नंबर। निम्न में से कौन सा अनौपचारिक आकलन की विशेषता नहीं दर्शाता? अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल, तो फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल, है ना। इनफॉर्मल, विद्यार्थी अपनी जैसा कार्य कर रहे हैं उस तरफ देखना। विद्यार्थी जब अन्य वस्तुओं को समझाने अथवा चर्चा में व्यस्त हो तो उनका सुनना। बिल्कुल देखना भी चाहिए क्या कर रहा है विद्यार्थी, सुनना भी चाहिए। ये कह रहा है नहीं है, ये ध्यान से पढ़ना, ये नहीं है। कई लड़के क्या करेंगे, ए कर देंगे, नहीं, पहले इसको पूरा सुनो भाई, नहीं है कह रहा है, तो इनमें से कौन सा नहीं है? ये दोनों तो हैं। अभी तीसरा चेक करते हैं। अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर दिए गए प्रश्नों को मॉनिटर करना, ये भी जरूरी है, करना चाहिए। क्या मैं अंक ग्रेडिंग करनी? ये नहीं है, ये क्या होगा? अनौपचारिक नहीं होगा। ठीक है, ये क्या होगा? अनौपचारिक होगा। ठीक है, ग्रेडिंग करना, अंक देना। तो आंसर क्या आएगा इसका? डी आ जाएगा। अगला, सभी अध्यापकों को शुद्ध गणितीय शब्दावली के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। देखो, ये भी आ जाता है ना, ये भी क्वेश्चन पहले आ जाता है। और विद्यार्थियों के मध्य शुद्ध शब्दावली उपयोग कर हेतु बढ़ावा देती है। इस शब्दावली को जाना जाता है गणित भाषा में मूल्य, गणित में सुन। देखिए यहाँ पर, है ना, बात किसकी हो रही? शब्दावली।
और शब्दावली किस में आती है? किसी ना किसी भाषा की शब्दावली होती है। शब्दावली किसी होती है? गणित भाषा में, गणित शिक्षण में भाषा भाषा की शब्दावली होती है। गणित शिक्षण में भाषा शब्दावली किसकी होती है? भाषा की। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गणित की विशेषता को सही नहीं दर्शाता है? तार्किक चिंतन होता है, बिल्कुल लॉजिकल रीजनिंग और मैथ में तो लॉजिक ही चलते हैं। तार्किक विज्ञान जरूर होता है इसमें, इसमें सही नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन मत कर देना, मैं कह रहा हूँ ये होता है। तर्क की आदतें को बिल्कुल, है ना, लॉक ने कहा है कि मस्तिष्क में, ये लॉक किसने? लॉक। अब ध्यान रखने के लिए, जब भी आप जाते हो ना कहीं सी मार्ग रास्ते में जाते हो तो लॉक करके तो जाते हो, तो ऐसे इसकी परिभाषा याद कर सकते हो। लॉक के लिए कहीं पर जाते हैं मार्ग में तो लॉक करके जाते हैं। तर्क की आदत को बनाने का तर्क जरूर आता है। गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है, बिल्कुल अभी तो मैंने कहा था गणित अमूर्त है, तो ये आंसर आ जाएगा। गणित कैसा है? अमूर्त विज्ञान है। इसमें जरूरी नहीं सारी की सारी कंसेप्ट देखें, इसमें आपको समझना पड़ता है, कल्पना करनी होती है ना। माना कि ये प्रमेय सिद्ध करती है ना, तो वो क्या होता है? अमूर्ति तो होता है। ठीक है, अगला, विद्यार्थियों द्वारा गणितीय समस्याओं को हल करने के दौरान ही की जाने वाली गलतियों की प्रकृति और विशेषताओं को जानने की प्रक्रिया को कहा जाता है। देखिए ये वाला इम्पोर्टेंट है, आता है, पिछले में भी देखा था मैंने 21 वाले में। गणित में विषय वस्तु विश्लेषण, विषय वस्तु का विश्लेषण होता है नहीं। अगर मैं कह रहा हूँ गलती, गलती का मतलब क्या होता है? त्रुटि। क्या होता है? गलती का मतलब क्या होता है? त्रुटि, मिस्टेक। क्या होता है? मिस्टेक। ठीक है, तो गणित में त्रुटि विश्लेषण होता है, तभी तो हम गलतियों की पहचान होती है किसमें? त्रुटि विश्लेषण। ठीक है, अगला, नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्षा कक्ष में की जाने वाली परिस्थितियों को कहा जाता है। तो ये सबसे पहले क्या होता है? आप कहीं जाते हो तो सबसे पहले आप क्या निकालते हो? पूर्व प्रस्तावना निकालते हो, है ना। प्रस्तावना, ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट जाकर के बच्चों को टॉपिक पढ़ाने लगे। पहले हमें उस टॉपिक से संबंधित जो हम पढ़ाना चाहते हैं उससे संबंधित बच्चों से, उसके परिवेश से जुड़े क्वेश्चन पूछते हैं। 3-4 क्वेश्चन पूछते हैं, उसके द्वारा हम प्रस्तावना निकालते हैं। तो उसके क्या आएगा? इसमें प्रस्तावना आएगा जो बालक के कहीं ना कहीं वातावरण से जुड़े होते हैं और उनसे उनको बच्चों को आकर्षित करता है, बच्चों को अच्छा लगता है जब वो अपने वातावरण के बारे में बताता है। तो प्रस्तावना इसका करेक्ट आएगा। पूर्व ज्ञान परीक्षण के हिसाब से होता है, फिर उसके बाद उद्देश्य कथन आता है। आपने लेसन प्लान भी बनाए होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से नहीं दर्शाता है? गणित का पाठ्यक्रम विद्यार्थी केंद्र तो बिल्कुल, है ना, बिल्कुल विद्यार्थी केंद्र तो होना चाहिए भाई, है ना। टीचर बेस्ड नहीं हो जाए, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, चाइल्ड सेंटर, है ना, होना चाहिए। विद्यार्थी केंद्र। गणित का पाठ्यक्रम बिल्कुल क्रिया आधारित होनी, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, है ना, जिसमें बालक को करके सीखने का मौका होना चाहिए। गणित का पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक ढंग से व्यवस्थित होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। साइकोलॉजी, तार्किक और मनोविज्ञान तो होना ही चाहिए गणित। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? ऐसा नहीं है कि आप केवल बालक को ध्यान में रखो, टीचर को पूछो भी ना। भाई ट्रेनिंग भी तो होती है, पहले ट्रेनिंग तो होती है, तो टीचर के हिसाब से टीचर ही तो बताएगा कि हमारे यहाँ का वातावरण इस तरीके से है ना। तो पहले टीचरों की क्या होती है? ट्रेनिंग होती है। ठीक है, तो उसका मतलब हो गया टीचरों से सहमति ली जाती है एक तरीके से। तो बिल्कुल गणित का पाठ्यक्रम गणित अध्यापक सहमति को आवश्यक नहीं मानता, है ना। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि इसकी सहमति को क्या माना जाए? आवश्यक माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया? डी हो गया। इसका आंसर क्या आएगा? डी। बताइए, सबका क्लियर हो गया क्या? क्या हो गया? डी हो गया, बिल्कुल, है ना। डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला देखते हैं, निम्न में कौन सी विधि विद्यार्थियों में गणित संबंधी कमजोरी जानने की अच्छी विधि नहीं है? ये नहीं शब्द जरूर पढ़ा करो, नहीं तो ऑप्शन एक टिक करके भाग दोगे। नहीं है, विद्यार्थियों कक्षा के अंदर एवं बाहर, बिल्कुल हमेशा बच्चे का अवलोकन होना चाहिए, चाहे क्लास के अंदर होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। मौखिक कार्य भी होना चाहिए, है ना, ओरल भी होते हैं। भाई क्या नहीं, उत्तर पुस्तिकाओं का विश्लेषण भी करना चाहिए, लेकिन क्या नहीं होनी चाहिए? बच्चों में तुलना नहीं करनी चाहिए।
ये नहीं देखना चाहिए कि कौन बच्चा कितना होशियार है या किस तरीके से है, नहीं तो कमज़ोर विद्यार्थी के मन में हीन भावना आ जाएगी, और जो थोड़ा सा अच्छा होगा वो अपने आप में अहम की भावना आ जाएगी। तो इन दोनों से बचने के लिए हमें बच्चों में तुलना नहीं करनी चाहिए कि भाई तू ऐसा है तू ऐसा है। सभी बच्चे समानता का अधिकार है ना। चलिए, दो पूर्ण संख्या दी गई हैं। यदि बड़ी संख्या के 3 गुने को, अब मैंने एक संख्या मान ली x, और एक दूसरी संख्या क्या मानी जाएगी, बाई मानी जाएगी। मान लिया कि बड़ी संख्या तो कौन सी मान लो, चलो x मान लेता हूँ, और छोटी संख्या मान लेता हूँ मैं बाई को। बड़ी संख्या x और छोटी संख्या बाई मान ली। कह रहा है यदि बड़ी संख्या के 3 गुने को, बड़ी संख्या x है ना, इसके 3 गुने को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, छोटी संख्या मतलब 22 से, तो भागफल। अब देखो भाज्य बराबर क्या होता है, आपने देखा होगा भाज्य बराबर क्या होता है। देखिए भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर क्या आएगा, भाजक गुणा भागफल, भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल आएगा। तो यदि बड़ी संख्या के 3 गुने मतलब 3x को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, 22 से विभाजित किया जाता है, तो भागफल कितना आता है 4। तो 4/3, इसका मतलब 3x बराबर ये आ गया। और यदि छोटी संख्या के 7 गुने को, छोटी संख्या कौन सी है बाई, 7 गुने को मतलब 7/, बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है, तो भागफल 5 मतलब 5x प्लस 1 प्राप्त होता है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन से कर लो क्या, ऑप्शन से कर नहीं, आपको इसी तरीके से करना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो इसको x को एक तरफ लेके जाए, क्या आ जाएगा ये, फिर 5x और बराबर 7/-1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। क्योंकि अगर आप 5x को इधर लेके जाओगे तो 7/, क्या हो जाएगा, माइनस का। 5x बराबर 7/-1 होगा। फिर 5x बराबर क्या होगा, 7/-1। तो यहाँ से देखो ये क्या हो गया, 3x बराबर 4/+3 हो गया। यहाँ से ये 5x का क्या हो जाएगा, माइनस का। एक तरीके से 5x का हो गया माइनस का, 7/, भी क्या हो जाएगा, माइनस का। क्योंकि 5x को मैंने उधर ले गया माइनस का 5x, 7/, को उधर ले जाएंगे माइनस का 7/, और प्लस 1 का 1 ही रहेगा। अब देख लीजिएगा यहाँ से कि यहाँ से अगर आपको कोई चीज़ बराबर करनी है, अगर मुझे x को करना है तो यहाँ पर 5 का गुणा होगा, और यहाँ पर कितने का होगा, 3 का। थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया, 15x बराबर 5 का गुणा करोगे ना इसमें पूरी में, तो 15x बराबर 4×12 प्लस 5×15। 5 का गुणा x से करोगे ना, 5x 5×15x बराबर 20/+15, 20/, ये सॉरी ये 3 से करोगे तो 3×5=15x बराबर -21/, और +3। अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो आप देखोगे ये जोड़ेंगे तो 15x से 15x कट जाएगा, 20/, में से 12/, गया 8/, 0 बचेगा, 0 बराबर, और 20 में से 8/, प्लस 18। तो y बराबर क्या आएगा, माइनस के 8/, बराबर 18। यहीं कहीं पर कोई ना कोई गलती हो रही, मिस्टेक हो रही है मेरे भाइयों, कहीं पर कोई ना कोई तो गलती हो रही है। चलिए दोबारा से देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, 1 से 8, दोबारा से देखिए एक बार।
जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो छोटी संख्या 18 आ जाएगी। छोटी संख्या क्या आ जाएगी? 18। बाकी इसको होल्ड करिएगा, मैं बाद में देख लूँगा, है ना। सबसे पहले 1 से 8 नंबर क्वेश्चन है, इसको बाद में देख लेंगे चलो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी बता दूंगा, ठीक है। 9, 7 और 6 और 9 के स्थानीय मानों का योग। सबसे पहले 7 का देखो, 7 के बाद कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6। तो 7 के बाद 6 जीरो, 2 जीरो, 3 4 5 6। 7 का अंक लिखिएगा, 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गई। 6 के बाद कितने जीरो हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, उसके बाद 6। और 9 का इकाई अंक कितना आएगा? 9। 9 के बाद कुछ नहीं, 9 का 9 आएगा, तो 9 आना चाहिए। 1 2 3 6, 3 जीरो, ये नहीं आएगा। 9 के बाद 3 जीरो और ये, ठीक है। तो आंसर कौन सा बनेगा फिर? सी। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 110। यदि भिन्नों को छोटी से बड़ी की तरफ दिखे तो कौन सी भिन्न मध्य में आएगी? सबसे पहले इसका मान निकालिएगा, ये कितना आएगा? ये आएगा 0.303। इसका मान क्या आएगा? 0.303। और ये है ही 31%, परसेंट हटेगा पट्टी में 100 आएगा, तो ये आएगा 0.31, है ना। तो परसेंट से 2 जीरो आ जाएंगी और 2 अंक बाद पॉइंट लगा दो, 0.31, ये आएगा 0.3, 0.3। तो आप देखोगे यहाँ पर सबसे छोटा कौन सा हो गया? 0.3 हो गया। उससे बड़ा कौन सा हो गया? उससे बड़ा ये हो गया 0.303। उससे बड़ा कौन सा हो गया? कौन सी भिन्न मध्य में आएगी? ठीक है। और ये हो गया 0.31 और फिर आएगा 0.313। ठीक है, इस तरीके से आएगा। सबसे पहले 3/10 ये आएगी, फिर ये वाली भिन्न आएगी, है ना। उसके बाद कौन सी भिन्न आएगी? ये आएगी। उसके बाद ये आएगी 0.313। तो इसमें कोई एक ना एक भिन्न तो मिस है ना, तभी तो 3 आएगी। लेकिन इसमें से आप ये इसका क्रम ध्यान रखिएगा, है ना। इसमें कोई ना कहीं मिस्टेक है, बीच वाली ही आएगी। बाकी 4 भिन्नों में तो बीच वाली कौन सी ले है? ये भी बीच में है और ये भी बीच में है, तो अपन 4 से डिफाइंड नहीं कर सकते हैं ना। तो आपको क्रम आना चाहिए, ठीक है। बाकी आप इस क्वेश्चन को निपटा दोगे फिर। चलिए ये क्या आएगा? इसको क्या रखें? जैसे ये 9 है, x है, 7 और 6 है। घटाना क्या है? x 6 बाई 9 और 3 बाई और 7, ये आना है। देखिए घटाइएगा, 16 में से 9 गया तो 7। अब यहाँ पर 6 बचेगा, क्या? 6। अब यहाँ पर क्या रखें? यहाँ पर आएगा वही वैल्यू यहाँ पर आएगी। जैसे 0 रखें तो 6 में से 0 गया तो 6 आएगा, नहीं आएगा। 1 रखें तो 5 आएगा, 2 रखें तो 4 आएगा, 3 रखो एक बार। अगर यहाँ पर मैं 3 रख देता हूँ तो क्या आएगा कि ये 6 बचेगा, 6 में से 3 गया तो 3। इसका मतलब बाई का मान फिक्स हो गया, 3 आएगा। बाई का मान क्या आएगा? 3 आएगा। बाई का मान 3 आएगा। एक बार फिर से चेक करेंगे, ठीक है। बाई का मान कितना आ गया? 3। तो क्या हो गया? 6 में से 3 गया तो 3। अब यहाँ पर क्या आएगा? 3 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है। तो ये 3 कब आ सकता है? जब ये 9 हो। क्या हो? 9। एक्स की जगह पर 9 में से 6 गया तो 3, और 9 में से 9 गया तो फिर 0 आएगा। फिर क्या आएगा? 0। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं आएगा। फिर 111 में ये ऑप्शन ए नहीं आएगा। और चेक करना पड़ेगा आपको, और चेक करना पड़ेगा भाइयों, और चेक करना पड़ेगा। एक बार और चेक करो, ऐसे बात नहीं बन रही, ऐसे नहीं बन रही, ठीक है। और रख के चेक करते हैं। तो ए तो अपना गया, ए वाला ऑप्शन तो अपना गया।
ये तो नहीं रख सकते है ना, ये तो नहीं रख सकते। अब भी रख के चेक करें, जैसे 9 x 7 6 x 6 y 9 3 y 7, 16 में 7 गया 9। अब y का मान अपन क्या रखें, 9 रखें, y का मान 9 रखें और x का मान 3 रखें। क्या सेटिस्फाई हो रहा है? वैसे आप देखो, इसको घटाना है तो 9 में से 3 गया तो 3 तो ऐसे भी नहीं आएगा। इसका मतलब ये भी कराया ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अगर 9 में से 3 घटाओगे 6, अगर हासिल भी होगी तो 5 आ जाएगा, लेकिन 3 तो नहीं आएगा ना। इसका मतलब ये ऑप्शन गया, ये भी ऑप्शन गया मेरे भाइयों। चेक करना पड़ेगा ऐसे यार, अभी मेरे माइंड में यही आ रहा है। बाकी ये ऑप्शन से कोई गलत नहीं है, ऑप्शन से आप कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बी ऑप्शन गया, बी ऑप्शन तो गया। अब ऑप्शन सी चेक करते हैं कि 9 x का मान क्या रख दो, 5, यहीं पर रख लो, x का मान 5 रखोगे, इसमें x का मान 5 रख के लिख दो 7 6 5 6, बाई की जगह पर 8 9 3, बाई की जगह पर 8 8 7। मैंने क्या करा है, बस यहाँ पर इसमें x की जगह पर जहाँ था 5 रख दिया, बाई की जगह पर 8। मैं सेटिस्फाई कर रहा हूँ। देखो ये माइनस करके आ रहा है क्या, 16 में से 9 गया तो 7, 16 में से 8 गया तो 8, 14 में से 8 गया 6, 8 में से 5 गया 3। बिल्कुल घटाने पर सही आ रहा है। अगर आप x का मान 5 और y का मान 8 रख देते हो ना, तो घटाने पर ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। इनका मान रख लेना, ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका ये आंसर सही है। अगला, x के पास कितने रुपए हैं, 55,600 रुपये हैं। x के पास कितने रुपए हैं, 55,600 है, और इसने इसे एक योजना में निवेश किया, उसके धन का 8 गुना प्राप्त। इसने 55,600 रुपये जो आपके पास थे, उसको इसने एक योजना में लगा दिया और उससे क्या हो गया, 8 गुना प्राप्त किया। जैसे मैंने 1 रुपये लगा, मुझे 8 मिल गए, ऐसे ही 55,600 लगाओगे तो कितने मिलेंगे, 0 0 8 6 48, 4 8 5 40 4 44 44 है ना। तो ये मिल जाएंगे 4,44,800, ये मिल जाएंगे। अगर 8 गुना करोगे तो ये आप लोगों को मिल जाएंगे। समझ में आ गया क्या? अब ये कह रहा है कि इसमें से 4,44,000 ये जो है ना, इसमें से 444,800 में से इसने क्या कर दिया, इतने एक संस्था को दे दिए 57,986, 57,986। तो जब इसको आप घटाओगे 57,986 को घटाओगे तो 10 में से 6 गया तो 4, 4 9 में से 8 गया 1, 17 में से 9 गया तो 8, 3 में से 7 गया 6, 43 38, 38 68 14 बचेंगे, 38 68 14 दान करने के बाद। और इसका केवल 1/3 प्राप्त किया। अब इसका क्या करा, 1/3, इसका 1/3 ज्ञात किया, तो उसके पास कितने बचेंगे, 3 से काटोगे 12 36, 12 36, 2 6 3 8 24, 2 8 3 9 27, 1289 कुछ है क्या ना, 3 9 27, 1 1 3 3 9, 3 8 24, 1289 38, 1289 38। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ए जो भी साथी करके आए थे उन सब का सही है। एक बार फिर से सुन लेंगे साथियों, एक बार फिर से सुन लेंगे। आपके पास कितने रुपए थे, 55,600 निवेश किए, जिससे आपका 8 गुना प्राप्त हुआ। 8 गुना कर दोगे 55,600 का, 4,44,800 आएगा। इसमें से 57,986 एक संस्था को दे दिए, इसमें से 57,986 घटाओगे, बचेगा कितना, 38 68 14 बचेगा। इसके बाद वो 1/3 प्राप्त करता है। इसका जो 38 68 14 बचा दान करने के बाद, इसका 1/3 उसके पॉकेट में आता है, तो इसका 1/3 करेंगे तो 1289 38 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहला है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। एक समबाहुभुज की 9 भुजाएं, प्रत्येक बहिष्कोण का मान ज्ञात करो। साथियों ये मैंने अभी क्वेश्चन कराया आपको, पॉलीगन बहुभुज टॉपिक कराया, उसमें देख सकते हैं बहिष्कोणों का योग हमेशा 360/9, तो बहिष्कोण कितना आएगा 40। यहीं पर आंतरिक पूछ लेता तो, ये आंतरिक है, ये तो कौन सा आ गया, बहिष्कोण आ गया, बाह्यकोण आ गया। अगर ये पूछ लेता आंतरिक कोण तो 180 में से घटा देते,
ये आंतरिक कोण आ गया है ना 180 में से घटा करके। फिलहाल बाह्य कोण पूछा गया 40 डिग्री, इसका करेक्ट आंसर आएगा। बाह्य कोणों का योग 360, 360 में भाग दे दोगे। क्वेश्चन नंबर 144 एक वर्ग का परिमाप 144 सेंटीमीटर है। वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप यहाँ से आप भुजा निकाल सकते हो। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, जो कितना दिया 144। 4 से काटोगे 4 × 12 36, ये आ गई भुजा। अब क्या है, इसने आयत का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत का क्षेत्रफल निकालो, इस वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा वर्ग। 36 का वर्ग मतलब 1296। आप नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? वर्ग का परिमाप किसके बराबर है? आयत के परिमाप के बराबर। और वर्ग का परिमाप कितना होता है? 4 गुणा भुजा 144, 36 इसकी भुजा आ गई। क्षेत्रफल क्या आएगा? 1296। अब इसने कहा है कि आयत की जो लंबाई है वो 81 है। देखो आयत ये जो है ना उसके बराबर है आयत के क्षेत्रफल के बराबर। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, 1296। अच्छा नीचे मैं चलता हूँ तो आपको ये दिया है कि इसकी लंबाई कितनी है? 81। लंबाई कितनी? 81 है। 81 चौड़ाई आप लोग ज्ञात कर लोगे 1296। 1296 81 नीचे आएगा। 6 कम 81 है ना 86। 43 से काट लो, 2 से काट लो 43 बार। 2 × 12, 2 × 12, 2 × 12 और 48। 43 से कम 43, 21, 1 और 2। अगर मैं 43 का गुणा 6 से करूँ तो 6 × 18, 24, 25। गलत हो गया। 81 गुणा 81 है ना। बस 6 से काट 2 से काटोगे 43 बार। 2 × 648, 43 से कम 43, 1, 2, 21 बचेगा। हाँ गलती हो रही है मेरे भाइयों। वर्ग का परिमाप है 4 गुणा भुजा 144, 36 आ जाएगा। क्या जाएगा? 36। 36 आयत का क्षेत्रफल, ये काटोगे ना 36 का वर्ग कितना होता है? 1296। ठीक है तो 81 गुणा 6 और 8, 43 से कम 43, ये कितना आएगा? 16। क्या बैठेगा? 16 बैठेगा। कितना बैठेगा? 16। ठीक है 16 आएगा। ठीक है आपको क्या पूछा है? लंबाई चौड़ाई में अंतर। तो लंबाई और चौड़ाई में अंतर, ये 81 आएगा और ये 16 आएगा 65। तो 65 सेमी इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्या आएगा? 65। ठीक है साथियों, समझ में आ गया क्या? बताइए फटाफट। ठीक है आप इसको काटोगे ना, 2 से काटोगे 43। अच्छा ये 81 है, सॉरी ये कितना है? 81 है। 81 तो ये कितनी बार कटेगा? 16। 81 से 81 कम 81 और 81, 8, 4, 6, बिल्कुल 16 बार कट जाएगा ना। इसलिए लंबाई 81 है। 81 से ये कितनी बार कटेगा? 16 बार। 16, 81 माइनस 16, क्योंकि लंबाई चौड़ाई में अंतर। 81 लंबाई होगी, चौड़ाई 16 होगी। 65 इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। सी मेरे भाइयों इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 115। यदि ये मासापा इतना है x + y 7 है तो x - y ज्ञात करिएगा। इसने कहा है मासापा 408 और 1032 ये बराबर है किसके? ये बराबर है किसके? 1032 x - 408y। सबसे पहले इसका मासा निकालिएगा। मासा ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दोनों में जाए। तो 408 और 1032 का मासा कैसे निकालोगे? भाग विधि से निकालोगे। 4 दूनी 8, ये 816, 16 2, 216 का भाग दोगे 108 में। 216 कम 216 या 8 में से 6 गया 2 और ये 21, 19,
तो इसका भाग दोगे 216, 216 कम 1992, 24 और 24 अट्ठे 192। तो यहाँ से जो मास आएगा 24 आएगा। क्या आएगा? मासा 24 आ गया। मतलब 1032x, 1032x, ये 24, इसका मासा क्या हो गया? 24 हो गया। बराबर किसके? 1032x माइनस 408 क्योंकि इनका मासा 24, ये बराबर है किसके? इसके। 24 से भाग दोगे 24 से कम 24, 24 चौक 96, 24 72 माइनस 24 से कम 24, 24 सत्ते 168। तो 43x माइनस 17 बराबर 1 आई आ गया। और x प्लस वाई बराबर कितना आ गया? 7। तो जब यहाँ पर आप क्रॉस मल्ट गुणा करोगे ना, 17 का गुणा, भाई किसी एक को तो बराबर करना पड़ेगा, 17 से गुणा करोगे तो ये तो दे दिया ही अपन को, ये तो अपना ऊपर तो दिया है 43x माइनस 17 बराबर 1। भाई किसी एक को बराबर करना पड़ेगा, बाई को करा तो 17 से गुणा करना पड़ेगा। 17 सत्ते 119, ये 119 हो गया। बराबर 17x प्लस 17 17x प्लस 17 यहाँ से अपन देखेंगे ये कट जाएगा। 43 और 17 60x बराबर 120, 119 और 120। x का मान क्या आएगा? 2। x का मान कितना आ गया? 2। अभी हमें y का मान निकालना पड़ेगा, कहीं पर भी रख दीजिएगा। यहाँ पर रख दिए, x का मान कितना हो गया? 2। अब आपको x प्लस वाई बराबर कितना दिया है? 7। ये रहा, ये x प्लस वाई बराबर 7, जिसमें से x का मान 2 है, तो y का मान कितना आएगा बताइए? 5। y बराबर आएगा 7 माइनस 2 5। आपको जो पूछा है x माइनस वाई पूछा है, तो x माइनस वाई, x माइनस वाई, x कितना हो गया? 2, y कितना हो गया? 5 माइनस का 2 माइनस 5 माइनस का 3। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा बी, बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था मेरे प्यारे भाइयों, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 शानदार क्वेश्चन था, और इसमें भी बहुत सारे लड़के कन्फ्यूज हुए थे। केवल क्या करके आए? वो मासा निकाल के आए, और मासा निकाल के उन्होंने 15 जो भी आंसर आया था मासा 15, अब 15 लड़के करके आए जो कि गलत था। बहुत लड़के करके आए थे। भाई जिस चीज़ का मासा आएगा वही निकल के आएगा ना। 60, 105 और 135 ये क्या है? छात्र। तो इनका मासा भी क्या आएगा? छात्रों की संख्या आएगा। मतलब 60, 105 और 135 ये छात्र है ना, ये सब छात्रों की संख्या। तो मास भी छात्र मासा आएगा, वो लासा या मासा भी छात्रों की संख्या निकल के आएगा। 15, 15 चौक 60, 15 सत्ते 105, 15 नंबर 135। अगर ये पूछता कि प्रत्येक कमरे में कितने छात्र आएंगे तो 15 आएंगे। प्रत्येक कमरे में छात्रों की संख्या पूछता तो 15 आएगा, क्योंकि 15 वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको विभाजित कर रही थी। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कमरे में 15 आएंगे, लेकिन इसने कमरों की संख्या पूछी है। इसका मतलब 15 इनको जोड़ना है। 4 7 11 9 20। अगर ये पूछता कि प्रत्येक कमरे में स्टूडेंट कितने बैठेंगे तो 15 आएगा, लेकिन कमरे कितने हो गए? 4 और 7 11 और 9 20। कमरों की टोटल संख्या 20 हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। शानदार क्वेश्चन है और फिर अभी आने के चांस है इसके। इसने कहा है कि एपी जो है ना, ये इसका कौन समद्विभाजक है? लंब समद्विभाजक है, ठीक है। और ए क्यू लंब है, ए क्यू बी सी पर क्या है? लंब। ए क्यू बी सी पर लंब है, ये क्या है? लंब। तो यहाँ पर कोण पी ए क्यू जो होता है ना, पी ए क्यू डायरेक्ट याद रखेंगे क्या होगा? 75 माइनस 35/2। ये डायरेक्ट थ्योरम है, आप मेरी ट्रायंगल की क्लास में देख सकते हो। पी यू के क्यूब 75 में से 35 गया 40/2 20। अगर एक तो कोण समद्विभाजक हो, एक तो क्या हो? कोण समद्विभाजक हो। ये तो हो गया कोण समद्विभाजक, और ये क्या हो गया? लंब। अगर एक कोण समद्विभाजक हो, एक क्या हो? लंब। एक कोण समद्विभाजक हो, एक लंब हो, तो हमेशा जो ये वाला कोण होगा वो दोनों के अंतर का आधा होगा। 75 माइनस 35/2 कितना आएगा? 20 डिग्री। 20 इसका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था साथियों।
क्वेश्चन अगला, ये भी बेस्ट थ्योरम है। जैसे आप कोई त्रिभुज बनाते हो, ए बी सी कोई त्रिभुज बना दिया, इसके आंतरिक कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर बनते हैं उसको अंतः केंद्र कहते हैं। और इस पर जो कोण बना होता है, जैसे कोण बी मान लिया जाए, तो कुछ लड़के अगर ये 40 है तो 80 कर देंगे, ज़्यादातर लड़के 80 कर देंगे, जो कि गलत है। 80 जो करके आ रहे हैं ना, वो गलत करके आए थे सभी। 80 जब होता, जब ये कहीं ना कहीं परिवृत्त होता, पर है ना, परिवृत्त बना, अंदर ना होकर के ये बाहर त्रिवृत्त बनता ना, परिवृत्त के केस में होता है 40 का डबल। लेकिन अंतः केंद्र के केस में क्या होता है, 90 प्लस ए बाई टू, 90 प्लस ए बाई टू, ध्यान रखना, 90 प्लस 40/2 20, और 90 20 कितना आएगा, 110। तो इसका आंसर क्या नहीं करना है, 80 नहीं करना है, इसका आंसर 110 करना है। जब ये परिवृत्त होता, जब ये परिवृत्त होता ना, तब अपन लोग क्या कर देते, 40 का 80 केंद्र बना होता, वृत्त बना होता। लेकिन यहाँ पे अंतः कोणों के समद्विभाजक दिया है, इसका मतलब 90 प्लस 2 θ/2, और बाय समद्विभाजक होता तो 90 माइनस θ/2, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। अच्छा, यहाँ पर ये जो इसने कोण मिस हो गया है, इसमें बाई है ना, ये कोण बाई हो गया मिक्स, तो कौन सा कथन होगा साथियों, दो आंतरिक कोण हो, कोई भी चतुर्भुज हो, है ना, उसके दो आंतरिक कोणों का योग हमेशा, ऐसा कोई भी चतुर्भुज हमेशा दो सम्मुख आंतरिक कोणों का योग शेष दो सम्मुख बाह्य कोणों के बराबर होता है। ये परफेक्ट थ्योरम याद रखना है ना, किसी भी चतुर्भुज में सम्मुख आंतरिक कोणों का योग शेष दो आंतरिक कोणों बाह्य कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब x प्लस वाई आंतरिक कोण हो गया, अब बचे कोण कौन कौन से, a और b, इन दोनों के बराबर होता है। तो x प्लस वाई बराबर a प्लस बी, ये डायरेक्ट आप लोगों को रट के रखनी है। x प्लस वाई बराबर क्या होगा, a प्लस बी, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन ये था कि एक छात्र के अंक 98 की बजाय 108 त्रुटि से अंकित हो गए। इस त्रुटि के कारण कक्षा के औसत अंक में 1/5 बढ़ गए। तो बताइए कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या है। साथियों 98 की जगह पर 108 हो गए, टोटल वृद्धि कितनी होगी, अगर 98 से 108 हो गया औसत, तो इसका मतलब औसत कितना बढ़ा, औसत कितना बढ़ा 10, औसत कितना बढ़ा 10 है ना, और टोटल 10 बढ़ाना है, हर एक में 105 बढ़ाए तो टोटल कितनी संख्या होगी भाई, संख्या बराबर क्या होगी, है ना, औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, संख्या बराबर होगी औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या, है ना। औसत अंक कितना हो गया 1/5, ठीक है, कक्षा के औसत 1/5 बढ़ गया। तो यहाँ पर 10, हर एक टोटल 10 बढ़ाना है, और एक के में 1/5 बढ़ाए तो कितने लोग होंगे, ऐसे 50 लोग होंगे ना, तभी तो बढ़ा होगा। लोग कितने होंगे 50, हर एक के में 1/5 बढ़ा होगा। ऐसे नहीं समझ के आप ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मैं बता दूं कि आपको टोटल औसत में 10 की वृद्धि करनी है, आपको टोटल औसत कितना बढ़ाना है, 10 बढ़ाना है, टोटल वजन कितना बढ़ाना है 10, 98 से 108 करना है, इसका टोटल आपको 10 की वृद्धि करनी है। आपको टोटल कितने की वृद्धि करनी है, 10 की। आपको टोटल कितने की वृद्धि करनी है, 10 बढ़ाना है, हर एक के में 1/5 बढ़ रहा है, तो टोटल कितने लोग होंगे, 10 गुणा 5/1 50। भाई जैसे आपको 8 की वृद्धि करनी है, कितने की वृद्धि करनी है, टोटल वृद्धि आपको 8 की करनी है टोटल, और एक के में 2 बढ़ रहा है, इसका मतलब कितने लोगों में 8 बढ़ा हुआ 4। ऐसे ही मुझे 10 बढ़ाना है और एक के में 1/5 बढ़ाना है, तो 5 ऊपर बन जाएगा 50, इसका आंसर आ जाएगा क्या 50। साथियों एक बीच में क्वेश्चन छूट गया था, मैं आपको उस क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ अब, ठीक है। 111 पता नहीं 112 क्वेश्चन था, उसकी तरफ चलते हैं अभी बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा 1 मिनट होल्ड। ये वाला क्वेश्चन था ना, ये वाला तो हो गया, 111 था शायद, ये वाला भी हो गया, ये था ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक ही है फिर, ये क्वेश्चन तो 110 तो क्वेश्चन मिस्टेक ही है, 112 है, ये वाला देख सकते हैं आप दोबारा से, कि मेरे पास मान लो 55,600 है, मुझे धन लगाया और उस धन से मुझे 8 गुना प्राप्त हुआ, इसका 55,600 का मुझे 8 गुना प्राप्त हुआ, जो जाकर के 4 44 800 हो गया।
इसमें से मैंने कुछ दान कर दिया, 57,986 तो मेरे पास से गए, इसका माइनस कर दिया। बचा कितना, 38, 68, 14 बचा, घटा करके 38, 68, 14 बचा। अब इसका 1/3 क्या कर दिया, प्राप्त हुआ, जो मुझे 1/3 प्राप्त हुआ, तो इसका 1/3 निकालना था बस। ये आंसर आ गया। ठीक है साथियों, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसी तरीके से जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।